सुप्रभातम विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते हुए आज हम चर्चा करते हैं सभा एवं समिति की। देखिए, संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। अर्थात वह सभा नहीं है जिसमें कि वृद्ध पुरुष न हो। यह उदाहरण बताता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में सभा का और इसके साथ ही समिति का शब्द भी प्रचलित था और ये व्यवस्था भी वहाँ प्रचलित थी। सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद आदि में कई स्थलों पर आता है। वहाँ लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो विदुषी पुत्रियां हैं, जिनमें अच्छे अच्छे सभासद एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा प्रकट करते हैं। सभा, पहले हम सभा का परिचय लेते हैं। यह समिति के समान एक अन्य राजनीतिक संगठन था। अथर्ववेद के एक मंत्र में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि सभा में अनेक लोग मिलकर जिस निर्णय पर पहुंचते थे वह सबके लिए अलंघनीय होता था। सभा में सभासदों के बीच किसी विशेष प्रश्न पर स्वतंत्रता पूर्वक विवाद होता था तथा निर्णय सिद्धांत सबके लिए मान्य एवं अनिवार्य होते थे। यही कारण है कि शुक्ल यजुर्वेद की सांस्कृतिक प्रार्थना में युवा पुरुषों को सभा में योग्य होने की मनीषा यानी इच्छा प्रकट की गई है। सभा में राष्ट्र के वृद्धों को ही स्थान मिलता था। इसका कार्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करना तथा तदनुसार दंड विधान होता था। दूसरे शब्दों में सभा उच्च न्यायालय का कार्य भी संपादित करती थी। राजा इसकी सहायता से अपने कार्य निष्पादित करता था। सभा के सदस्य सभ्य, सभ्य, सभासद या सभासीन कहलाते थे। सभा का अध्यक्ष सभापति होता था। सभा में एक प्रधान रक्षक भी होता था, जिसे सभा पालक कहते थे। इसके उपरांत समिति। समिति क्या होती है? समिति का महत्व सभा से अधिक होता है। राजा अपने जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। उसकी सहायता के निमित्त जिन पूरे दो विशिष्ट जनसंघों का निर्देश मिलता था, उनमें सभा के अतिरिक्त जो दूसरी थी वो थी समिति। समिति पूरे राष्ट्र की संस्था थी, जिसमें राष्ट्र की समस्त जनता या उसके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजा को निर्वाचित करते थे। समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। राजा का यह कर्तव्य है कि वह समिति में अवश्य जाए, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। छांदोग्योपनिषद की एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि समिति जातीय राष्ट्रीय सभा न थी, प्रत्युत एक जातीय साहित्य सभा के समान थी। समिति जनता द्वारा चुनी हुई संस्था थी, जिसमें जनसाधारण को स्थान मिलता था। अथर्ववेद के अनुसार राजा के लिए स्पष्टतया कहा गया है कि जनता ने उसे चुना है और वह राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठकर अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा ऐश्वर्य का भी भागी बने। वेद मंत्रों में राज का शब्द कितनी ही बार आया है, जिसका अर्थ कदाचित मतदाता से ही है। समिति द्वारा राजा के पदच्युत किए जाने तथा पुनः उसी पद पर स्थापित किए जाने का उल्लेख भी वेदों में है। समिति सभा की तुलना में एक बड़ी संस्था थी। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था तथा इसके सदस्य सामिति कहलाते थे। इनके सदस्यों में सूत, रथकार और शिल्पी भी उपस्थित रहते थे। वैदिक काल में सभा और समिति के सदस्यों का परस्पर सहयोग से कार्य करना आवश्यक माना जाता था। यह भी अपेक्षित था कि सभा और समिति के सदस्यों के मन एक हो, उनकी वाणी एक हो, उनका विचार विमर्श एक समान हो और वे एक मंत्र यानी एक नीति की पालना करें। वाणिज्य पर 20वां भाग, पशु और स्वर्ण पर 50वां भाग तथा मूल, फल, पुष्प, औषधि, शहद, मांस, तृण व काष्ठ का 60वां भाग ले सकता है। इस प्रकार कर की वसूली के लिए
चुंगी की व्यवस्था भी की गई थी। कौटिल्य ने राज्य की आय या राजस्व में निम्नस्थ करों का उल्लेख किया है: दुर्ग कर, राष्ट्र कर, खनिज कर, सेतु कर, वन कर, ब्रज कर, संतरण कर। इसमें दुर्ग अर्थात नगर से होने वाली आय 21 प्रकार की थी: शुल्क, दंड, पोते, पोते करते बाढ़, तराजू तथा तुलाई संबंधी। इसके बाद है नागरिक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुरा, सूना। सूना का अर्थ है कसाई खाना या मांस की बिक्री वाला कर। सूत्रतील, घृत, क्षार, सौवर्णिक, पण्य, संस्था, वेश्या, द्यूत, वास्तु, कारुशिल्पीगण, देवताध्यक्ष, द्वार और विहारिका दी। राष्ट्र कर में ग्रामों और जनपदों से होने वाली आय आती थी। इसके 13 भेद थे: सीता, भाग, बलि, कर, वणिक, नदीपाल, तर, नाव, पट्टन, विविध, वर्तिनी, रज्जु और चौरज्जु। खाने राज्य की संपत्ति समझी जाती थी। राज्य इसे खुदवाता था और ये ठेके पर दी जाती थी। ठेकेदार से राज्य कर लेता था। शुक्र नीति के अनुसार खानों से निकलने वाले स्वर्ण और हीरों का अर्धांश, चांदी और तांबे का तृतीयांश तथा अन्य धातुओं का चौथे से शिक्षा तक राज्य का होता था। नमक खोदने एवं बनाने पर भी कर था। सेतु के अंतर्गत सब्जी और उद्यानों से होने वाली आय आती थी। वन कर के अंतर्गत वनों से होने वाली आय थी। ब्रज कर राज्य की पशुशालाओं से प्राप्त होता था। संतरण कर के अनुसार नदियों के पार करने पर कर देना होता था। व्यापारिक जलथल मार्गों से होने वाले आय इसके अंतर्गत आती थी। राज्य की आय के निम्नांकित 7 स्रोत भी थे: नंबर 1 उपहार, नंबर 2 गड़े हुए धन से प्राप्त अंश पर पूरा धन, नंबर 3 राज्य के उद्योग, 4 कृषि भूमि, 5वां तीर्थयात्रियों पर कर, 6वां जन्म मरण पर कर, 7वां निसंतान की संपत्ति भी राज्य की हुआ करती थी। इसमें प्रथम में सामंतों व अधीनस्थ राजाओं द्वारा दिए गए उपहार सम्मिलित थे। गड़े धन का स्वामी राज्य माना जाता था। वस्त्र बुनना, सिक्के ढालना आदि अनेक प्रकार के उद्योग राज्य के अपने थे जिनसे आय होती थी। चौथे स्रोत से राज्य की कृषि भूमि यात्रियों पर कर लगाकर धन प्राप्त करते थे। मौर्य राजा जन्म मरण पर भी कर लगाते थे। कोई उत्तराधिकारी न होने पर प्रजाजन की संपत्ति का स्वामी राजा होता था। कर मुक्त संस्थाओं और व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है: सैनिकों के गांव, गूंगे बहरे अंधे आदि असमर्थ व्यक्ति, ब्रह्मचारी छात्र, स्त्रियां और बालक, याज्ञिक ब्राह्मण तथा धर्म साधन में लगे तपस्वी और शूद्र कर से मुक्त रखे जाते थे। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग इन 6 मदों में किया जाता था: नंबर 1 राजा के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, नंबर 2 सेना और युद्ध का व्यय, नंबर 3 प्रशासन के संचालन का व्यय, नंबर 4 प्रजा के हितकारी कार्यों में होने वाला व्यय, नंबर 5 दान में होने वाला व्यय एवं 6 राज्य की स्थिरता एवं सुरक्षा कोष के निर्माण में होने वाला व्यय। इस प्रकार राज्य की आय और उसका खर्चा हम प्राचीन काल में समझ सकते हैं। इस प्रकार सभा और समिति का राजकाज में भी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य की आय के कौन कौन से साधन प्राचीन काल में हुआ करते थे। प्राचीन भारत में राजस्व संग्रह करने तथा उसके उपयोग की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था, क्योंकि वही सुव्यवस्थित प्रशासन का मेरुदंड होता था। कृषि कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था। साधारणतः भूमि कर उपज के 6ठे भाग के बराबर लिया जाता था, जो नकद या अनाज की शक्ल में दिया जा सकता था, किंतु कर की इससे ऊंची दर 10 से 30% तक के उदाहरण भी मिलते हैं। कर व्यवस्था में इस बात पर जोर दिया जाता था कि वह न्याय संगत एवं समता पर आधारित होनी चाहिए और राजा तथा कर देने वाले दोनों को ही ये संतोष होना चाहिए कि कर न तो बहुत कम है और न बहुत ज़्यादा या अच्छा है। इसके अति कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है: व्यापार तथा उद्योगों में कुल लाभ पर कर वसूल किया जाता था और यदि इसकी दर में कोई वृद्धि करनी होती तो वह बहुत ही धीरे धीरे की जाती थी। किसी से भी बहुत जल्दी
या कई बार कर वसूल नहीं किया जा सकता था। यदि अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती थी तो अतिरिक्त कर जनता की अनुमति से ही लगाया जा सकता था। कुछ श्रेणियों के लोग यथा विद्वान और सैनिक कर्मचारी कर मुक्त थे। अक्षम तथा जीर्ण एवं वृद्ध लोगों से भी कर उस समय में नहीं लिया जाता था। दूसरी बात है कि प्राचीन भारत में राज्य की आय के साधन अथवा राज्य करों का जो वर्गीकरण है उसे हम समझने के लिए 10 पॉइंट बनाते हैं, जिनको हम अलग अलग समझ सकते हैं। नंबर 1 भूमि कर, नंबर 2 खानों पर कर, नंबर 3 वाणिज्य तथा उद्योगों से प्राप्त कर, नंबर 4 क्रय विक्रय कर, नंबर 5 उत्पादन कर, नंबर 6 आयात तथा निर्यात पर कर, नंबर 7 प्रत्यक्ष कर जो मुख्य रूप से तोल और माप के उपकरणों, वसूलियों और कारीगरों आदि पर लगाया जाता था। 8वां है राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसाय, नमक, मद्य, खनिज पदार्थ और जंगलों आदि राज्य के अधीन इनका कर रखा जाता था। 9वां है अर्थदंड के रूप में भी आय होती थी किसी पर जुर्माना लगाकर, तथा 10वां है आपातकाल में अतिरिक्त कर भी लिया जाता था। वस्तुतः राजा कृषकों से ग्राम भेजिक अधिकारी के द्वारा भूमि कर लेता था। उपज का एक अंश राजभाग होता था जो समय अनुसार परिवर्तित होता रहता था। इसी को वैदिक युग में बलि भी कहते थे। मनु के अनुसार राजा उपज का 6वां हिस्सा, 8वां या 12वां भाग भी प्राप्त करता था। आवश्यकता पड़ने पर वह उपज का 4था भाग भी ले सकता था। कौटिल्य के अनुसार राष्ट्र के अंतर्गत समाहर्ता नामक अधिकारी विभिन्न प्रकार के कर वसूल किया करता था। राजकीय भूमि को जोतने बांधने वाले कृषक को उपज का आधा भाग देना पड़ता था राज्य को, जबकि जो श्रमिक होते थे श्रमिक को अपनी 4था भाग या 5वां भाग उपज में से मिलता था। ब्राह्मण, स्त्री तथा बालकों से कर नहीं लिया जाता था। भूमि की उपज पर लगने वाला राजकर अवस्था और स्थिति भेद के कारण भिन्न भिन्न होता था। ये भिन्नता 1/4 से 1/2 के बीच तक होती थी। पूर्व मध्य युग तक आकर समाज में कृषकों से अनेक प्रकार के कर लिए जाने लगे, जैसे भाग राजा को प्राप्त होने वाला उपज का 6वां अंश होता था। भोग प्रजा द्वारा राजा को फल, फूल, लकड़ी आदि दी जाने वाली वस्तुएं। तीसरा बलि राजाओं को प्राप्त होने वाले उपहार जो कालांतर में कर बन गया। कर का तात्पर्य ग्रामवासियों से अन्य से संबंधित भाग कर विशेष रूप में प्राप्त आय थी। दाने विशेष अन्नों पर अलग से लगाया गया कर दाने कहलाता था। हिरण्य, खनिज पदार्थों या संपत्ति आदि पर लगाया गया शुल्क। उदक भाग सिंचाई के सामान जो भी साधन थे उनके उपलब्ध होने पर लिया जाने वाला कर। प्रतिभाग राजा द्वारा प्रजा से फल, फूल, शाक आदि के रूप में लिया जाने वाला कर। कूटक ग्रह कूट पर लिया जाने वाला जो कर था वो कूटक कहलाता था। प्राचीन भारत में राजा, राज्य तथा उसकी शासन व्यवस्था के विषय में अच्छा सांगोपांग विवेचन हुआ है। राज्य के 7 अंगों में एक कोष भी है जिसके द्वारा राजा सेना एकत्र करके प्रजा का पालन और उसकी रक्षा में प्रवृत्त होता है। कोषागार प्रजा के कर से ही परिपूर्ण होता है। प्रजा राज्य को निश्चित धनराशि देती है जो राजस्व का स्रोत माना जाता है। यही राशि कर, शुल्क या टैक्स कहलाती है। स्मृति काल में व्यापार और वाणिज्य से होने वाली आय पर विविध कर लगाए गए। गौतम सूत्र के अनुसार राजा उपज का 10वांश, 8वां से 6वां, शिल्पियों से 1 मास में 1 दिन का कार्य, वाणिज्य पर 20वां भाग, पशु और स्वर्ण पर 50वां भाग तथा मूल, फल, पुष्प, औषधि